हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 12 सम नेचुरल फिनोमिना। आइए देखते हैं इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर में हम दो डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना के बारे में जानेंगे। डिस्ट्रक्टिव क्या होता है? ऐसी तबाही जो ला देता है, ऐसी फिनोमिना जिसके कारण बहुत बड़ी तबाही होती है, बहुत ज़्यादा सामान इखड़ बिखड़ जाते हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है लाइटनिंग और दूसरा अर्थक्वेक। लाइटनिंग बिजली हम सभी लोग जानते हैं, अर्थक्वेक भूकंप, इसके बारे में भी हम सब लोग परिचित होंगे। हमने इसके बारे में और डिस्कस किया ताकि इन्हें किस प्रकार से कम किया जा सकता है, इनके कारणों को किस कारण से इनकी जो हानि होती है इनसे हमारी उससे उसे बचा जा सकता है। आइए पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, लाइटनिंग बिजली कैसे चमकती है उसके बारे में, उससे कैसे बचा जा सकता है और सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपने कभी ना कभी इलेक्ट्रिक पोल देखा होगा। इलेक्ट्रिक पोल पे जो वायर लगे रहते हैं वहाँ कभी ना कभी जब दोनों टच होते हैं तो उसमें से कुछ चिंगारी नुमा स्पार्क्स निकलता है। जब वो ढीले हो जाते हैं तब ये कब होता है? जब तेज़ी से हवा बहती है और वो वायर जो है हिलते रहते हैं। आपने उन स्पार्क को देखा होगा, जब आप किसी सॉकेट में प्लग लगाते हैं और प्लग ढीला रहता है तो वहाँ से भी स्पार्क निकल जाता है। जो लाइटनिंग होता है, बिजली होता है, ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रिक स्पार्क ही है। ये बहुत बड़ी स्केल पर जब होता है तो उसे लाइटनिंग कहा जाता है। बहुत प्राचीन समय में लोग जो हैं वो इन स्पार्क्स के कारण नहीं जानते थे, वे इसे देखकर बहुत भयभीत होते थे और वे सोचते थे ये भगवान के द्वारा उनसे मिलन की कोई प्रक्रिया है जिससे भगवान उनसे मिलते हैं। लेकिन आज के समय में हम इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। ये किस कारण होता है? जब जो हम जानते हैं जो बादल होता है उसमें प्लस और माइनस दो चार्जेस रहते हैं, जब दोनों आपस में मिलते हैं वहाँ स्पार्क होता है, उसी कारण लाइटनिंग होती है। लेकिन पहले के समय में ऐसा लोग नहीं जानते थे। हमें लाइटनिंग को देखकर घबराना नहीं चाहिए, लेकिन उससे जो सावधानी बरतनी चाहिए उसे ध्यानपूर्वक कुछ सावधानियाँ हैं उन्हें बरतना चाहिए ताकि हम अपने आप को उनसे डेडली स्पार्क से अपने आप को सुरक्षित कर पाएँ। द स्पार्क दैट द ग्रीक न्यू अबाउट, सबसे पहले जो स्पार्क है उसके बारे में ग्रीक के लोगों ने जाना। द एंशियंट न्यू एज अर्ली 600 BC, 600 BC के अबाउट सबसे पहले प्राचीन समय में ग्रीक के लोगों ने इसे जाना। दैट व्हेन एम्बर, एम्बर क्या होता है? एम्बर इज अ काइंड ऑफ रेजिन, एक प्रकार का रेजिन है। वाज रब्ड विद फर, जब से फर एक रुई नुमा चीज़ होती है उससे जब रगड़ा जाता है तब ये कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, जैसे हमारे बाल को। यू माइट हैव सीन, आपने यहाँ देखा होगा जब आप कोई ऊनी कपड़ा पहनते हैं या पॉलिस्टर का कपड़ा पहनते हैं तब आपके जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। इफ़ यू टेक ऑफ दिस क्लोथ इन डार्क, यदि आप इन कपड़ों को डार्क में रख दें, अंधेरे में रख दें, आप देखेंगे वहाँ स्पार्क होगा और कुछ क्रैकलिंग के साउंड सुनाई देंगे। 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट है उन्होंने दिखाया जो बिजली का स्पार्क होता है हमारे कपड़ों की तरह ही उसमें भी वही सेम फिनोमिना लगता है। इसी प्रकार 2000 साल बाद जब ये रियलाइज़ हुआ उन्हें या एहसास हुआ कि ये कैसे होता है। विशाल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज, हम कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। विशाल आल्सो सी, हमें भी देखेंगे दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई, वे आसमान में भी किस प्रकार से रिलेटेड होते हैं। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो नेचर में होता है इनके बारे में कुछ एक्टिविटी करके इनके बारे में और जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, इन्हें समझेंगे। लेकिन पहले हमें ये जानना होगा एक गेम की तरह से, व्हेन यू रब, जब आप रगड़ते हैं किसी प्लास्टिक स्केल को अपने सूखे बालों में तो जो स्केल होता है उसे आपने भी कभी ना कभी करके देखा होगा कि वो छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी चीज़ में चार्ज रगड़ कर उसमें चार्ज ला सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वही हमारा है, किसी चीज़ को जब चार्जिंग करना हो किसी चीज़ को तो हम उसे रबिंग करना पड़ेगा तब उस बॉडी में चार्ज आ सकता है। व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड, जब कोई प्लास्टिक की रिफिल को रगड़ा जाता है किसी पॉलीथीन से तो उसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रिक चार्ज, छोटा सा इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। उसी प्रकार जब प्लास्टिक की जो कंघी होती है उसे हम अपने ड्राई सूखे हेयर में रगड़ते हैं तो क्या होता है उसमें भी छोटा सा चार्ज आ जाता है। उसी ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट में चार्ज आ जाता है, यही सब ऑब्जेक्ट को चार्ज ऑब्जेक्ट कहते हैं। उस प्रोसेस के द्वारा जिस प्रकार रिफिल और प्लास्टिक कॉम में चार्ज आया, पॉलीथीन एंड हेयर आल्सो गेट चार्ज, उसी प्रकार जो हमारा हेयर है और पॉलीथीन है वो भी चार्ज हो जाता है। आइए देखते हैं कुछ फेमिलियर एग्जाम्पल से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ चार्ज एंड दियर इंटरेक्शन, किस प्रकार से उनके बीच में कोई इंटरेक्शन आता है, खिंचाव आता है और चार्जेस जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं। लेट अस समराइज, कुछ हमें समरी को देखना है, ऑब्जर्व करना है। ये चार्ज बैलून रिपेल्ड अ चार्ज बैलून, दो चार्ज बैलून एक दूसरे को अपने से दूर ढकेलते हैं और ये चार्ज रिफिल और एक चार्ज रिफिल दूसरे चार्ज रिफिल को भी रिपेल करती है। बट आ चार्ज बैलून अट्रैक्टेड आ चार्ज रिफिल, लेकिन चार्ज बैलून एक और एक चार्ज रिफिल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। क्या यह दर्शाता है कि जो बैलून है और जो रिफिल है उन दोनों की चार्ज की जो क्वांटिटी है वो अलग अलग है? क्या हम कह सकते हैं कि दोनों दो प्रकार के चार्जेस हैं? कैन वी से, हमें भी कह सकते हैं सेम काइंड रिपेल, जो सेम काइंड के चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को दूर धकेलेंगे और जो अलग अलग काइंड के चार्ज होंगे अगर उनको पास लाया जाए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इट इज अ कन्वेंशन टू कॉल द चार्जेस एक्वायर्ड बाय द ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड सिल्क एज पॉजिटिव, जब पॉजिटिव सिल्क पर जब कोई उसे ग्लास रॉड को चार्ज करना हो तब अगर हम पॉजिटिव सिल्क पर उसे रगड़ेंगे तो उसमें चार्ज आ जाएगा। इस प्रोसेस को कन्वेंशन कहते हैं। अदर काइंड ऑफ चार्ज सेट टू बी नेगेटिव, और दूसरा जो चार्ज रहेगा उसे नेगेटिव कहेंगे। ये तब देखा गया था जब एक ग्लास रॉड को कहाँ लाया गया था, एक प्लास्टिक स्ट्रा पे रगड़ा गया था विद पॉलीथीन के साथ, तो उनके बीच में अट्रैक्शन हुआ
व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? बी काइंड ऑफ चार्ज ऑफ प्लास्टिक स्ट्रा, कि प्लास्टिक स्ट्रा के पास कौन सा चार्ज रहा होगा? योर गेस, द प्लास्टिक स्ट्रा वुड कैरी अ नेगेटिव चार्ज इज करेक्ट, आपका गेस होगा कि उसके पास नेगेटिव चार्ज रहा होगा, जो कि एकदम सही है। द इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेटेड रबिंग अ स्टैटिक, जब किसी स्टैटिक को रगड़ा जाए वहाँ पर इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट होता है। दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, वे अपने आप से मूव नहीं कर सकते। जब चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूट होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के साथ ही मूव करता है। यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट सिंस क्लास वी, आप क्लास 6 से इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते आ रहे होंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट आता है जब सर्किट उसका पूरा जाता है तब बल्ब ग्लो करता है, और जो करंट रहता है वो वायर को हॉट कर देता है। ये कुछ भी नहीं है लेकिन ये चार्ज का मोशन है। नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसफर ऑफ चार्ज है। द एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप, जो एल्यूमिनियम फॉयल की स्ट्रिप रहती है उसके पास भी कुछ ना कुछ अपना चार्ज रहता है। रिफिल थ्रू द पेपर, अगर हम उससे रिफिल को चार्ज कर दें पेपर क्लिप, तो रिमेंबर दैट द मेटल आर गुड कंडक्टर, हमें याद रखना चाहिए जो मेटल होते हैं बहुत गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस, जो स्ट्रिप्स होती है धारी नुमा चीज़ होती है उसके अंदर भी चार्ज रहता है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दे बिकम वाइड ओपन, उनके बीच में एक खुला जगह हो जाएगा। सच आ डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट कैरिंग चार्ज और नॉट, इससे हम ऐसी बहुत सी वस्तुओं को हम लेकर ये पता लगा सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में चार्ज है या नहीं है। ऐसी डिवाइसेस को इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। इस प्रकार हमें इलेक्ट्रिक चार्ज जब मिल गया, कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू अ मेटल कंडक्टर, किसी मेटल कंडक्टर के द्वारा हम उसे दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप, उस पेपर क्लिप के एंड को छूइए विथ द हैंड, अपने हाथों से। यू विल फाइंड अ चेंज इन, आप उन्हें परिवर्तन पाएंगे जो फॉयल के स्ट्रिप्स रहेंगे। दे कम बैक टू दियर ओरिजिनल स्टेट, वे अपने ओरिजिनल स्टेट से पुनः वापस आएंगे। रिपीट चार्जिंग, उसे पुनः चार्ज करिए फॉयल को, स्ट्रिप को बिना पेपर की क्लिप को छुइए। एवरी टाइम, प्रत्येक समय जब आप ऐसा करेंगे तो जो फॉयल की स्ट्रिप है कोलैप्स होने लगेगी। जैसे ही आप उसे छुएंगे तुरंत पेपर क्लिप आपके हाथ में आ जाएगी। वाई डज इट हैपन, कैसे हुआ? इसका रीजन क्या है? फॉयल स्ट्रिप लूज चार्ज, इसका जो फॉयल स्ट्रिप है उसका चार्ज लूज हो गया। द अर्थ थ्रू योर बॉडी, अर्थ से आपकी बॉडी से अर्थ की तरफ, हम इसे क्या कह सकते हैं? जो फॉयल की स्ट्रिप है वो डिस्चार्ज हो गई। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अर्थिंग, जिस प्रोसेस के द्वारा जो चार्ज बॉडी का चार्ज है वो आपके द्वारा ट्रांसफर होता हुआ अर्थ की तरफ चला जाता है, उसे अर्थिंग कहते हैं। अब आइए लाइटनिंग का जो स्टोरी है उसे समझते हैं। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन, ये आज के समय में एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो गया है कि जब चार्ज प्रोड्यूस बाय रबिंग, जो चार्ज होता है घर्षण जिसे कहते हैं, रबिंग को हम हिंदी में घर्षण कहते हैं, घर्षण के द्वारा चार्ज होता है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ थंडर स्टॉर्म, जब बहुत तेज आंधी तूफान आते हैं तो जो एयर का करंट होता है अपवार्ड से डाउनवर्ड आता है वाटर की ड्रॉपलेट। दीज विगोरस मूवमेंट का सेपरेशन ऑफ चार्ज, इससे क्या होता है? चार्ज का सेपरेशन होता है बाय अ प्रोसेस, किसी प्रोसेस के द्वारा नॉट एट कम्प्लीटली अंडरस्टूड, जिसे पूरी तरह से अभी तक समझा नहीं गया है। द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एजेस ऑफ क्लाउड एंड द नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट नियर लोअर एजेस, जो नीचे की तरफ चार्ज आता है बादलों में वो नेगेटिव चार्ज रहता है, और जो ऊपर की छोर की तरफ चार्ज रहता है पॉजिटिव चार्ज रहता है। वहाँ पर एक प्रकार का एक्यूमुलेशन होता है। पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड आल्सो, और जमीन पर भी पॉजिटिव चार्ज ही रहता है। जब व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्यूमुलेटेड चार्ज बिकम्स वेरी लार्ज, जब ये चार्ज जो है बहुत बड़ी मात्रा में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब जब पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसे मिलता है तो वहाँ पर उसका फ्लो रेजिस्ट हो जाता है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट, और वहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं, और वहाँ पर एक बहुत बड़ी ब्राइट लाइट और साउंड के साथ दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। उसी टकराने पर एक लाइट और साउंड जो निकलता है उसी को लाइटनिंग कहा जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जिस प्रोसेस के द्वारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, कैन अकर बिटवीन टू आर मोर क्लाउड, दो या दो से अधिक क्लाउड के बीच में डिस्चार्ज होता है। बिटवीन क्लाउड एंड द अर्थ, और यहाँ तक कि जमीन और धरती से भी टकराव के कारण ये चार्ज होता है। टुडे वी नीड टू गेट फ्राइटेंड बाई लाइटनिंग द आवर अनसेस्टर डिड, अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है बिजली को देखकर, जैसा हमारे पूर्वज किया करते थे। अब हमें इसके फिनोमिना को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड, जो साइंटिस्ट हैं बहुत कठिन प्रयास कर रहे हैं ताकि इसे इंप्रूव किया जा सके हमारी सोच को। हाउएवर लाइटनिंग स्ट्रिक को डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि जो लाइटनिंग होता है कभी कभी इसकी जो स्ट्रिक होती है ये जीवन के साथ साथ प्रॉपर्टी का भी नुकसान कर देती है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, ये इसका बहुत उत्तरदायित्व कदम उठाना चाहिए ताकि हम अपने आप को बचा सकें जब बिजली चमके। लाइटनिंग सेफ्टी, इसके लिए हमें क्या क्या सेफ्टी ध्यान देना पड़ेगा? ड्यूरिंग लाइटनिंग के समय एंड थंडर स्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ, कोई भी खुला स्थान सेफ नहीं है। हियरिंग द थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस, जैसे ही आपको कोई थंडर स्टॉर्म सुनाई दे, थंडर सुनाई दे, गरज की आवाज़ सुनाई दे, तुरंत आप सावधान हो जाइए और वहाँ से सुरक्षित स्थान की तरफ भागिए। जैसे ही आपको आखिरी थंडर सुनाई दे, वेट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए रुकिए। बिफोर कमिंग आउट द सेफ प्लेस, जब तक कि आपको सेफ प्लेस ना मिल जाए उसे ढूंढते रहिए। फाइंडिंग अ सेफ प्लेस कैसे फाइंड करेंगे? कहाँ हो सकता है सेफ प्लेस? ये हाउस और बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस, कोई घर या इमारत सेफ स्थान है। इफ यू ट्रैवलिंग बाय कार और बाय बस, अगर आप कोई कार या कोई बस के द्वारा ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उसके अंदर रहिए क्योंकि वही एक सेफ स्थान है। विद द विंडोज एंड डोर ऑफ द व्हीकल शट, और ध्यान दीजिए कि सभी जो खिड़कियाँ दरवाजे हैं कार के या बस के सबको बंद कर दीजिए। डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म, हमें थंडर स्टॉर्म के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बाहर की तरफ यदि है ओपन व्हीकल, जैसे खुले व्हीकल पर मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार आर नॉट सेफ, ये जो खुले वाहन है ये सुरक्षित नहीं है। ओपन फील्ड, टाल ट्री, सेटल इन पार्क, एलिवेटेड प्लेस डू नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक्स, बड़े बड़े पेड़, खुले मैदान और खेत ये और पार्क में शरण, ये सब सुरक्षित नहीं है, ये हमें लाइटनिंग से नहीं बचा सकते। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट अ गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म के दौरान एक अम्ब्रेला भी सुरक्षित चीज़ नहीं है। कैरिंग द
इन द फॉरेस्ट, जंगल में टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्रीज, अगर आप जंगल में हैं तो छोटे छोटे पेड़ों के नीचे शरण लीजिए। इफ़ नो शेल्टर अवेलेबल एंड यू इज एन ओपन फील्ड, अगर आप खुले मैदान में हैं तो क्या करना चाहिए, तो आपको पेड़ों से दूर जाना चाहिए और खंभों से दूर जाना चाहिए, और अदर मेटल ऑब्जेक्ट या दूसरे कोई मेटल ऑब्जेक्ट आपके पास हो तो उनसे दूर जाना चाहिए, और ज़मीन पर लेटना नहीं चाहिए। उसके बजाय आपको ये इमेज में जिस प्रकार दिख रहा है इस प्रकार से बैठ जाना चाहिए, अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखकर और अपने सिर को अपने दोनों हाथों के बीच में रखकर। द पोजीशन विल स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्टक, ये तब आपका जो टारगेट है वो बहुत छोटा हो जाएगा, तो आप बच सकते हैं अगर घर के अंदर हैं। टेलीफोन कोड, जो टेलीफोन का कोड रहता है, इलेक्ट्रिक वायर रहता है, मेटल पाइप रहता है, इन सबसे दूर रहना चाहिए। ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म कॉन्टैक्ट ऑफ दिस शुड बी अवॉइडेड, इनसे दूर रहना चाहिए। इट इज सेफर यूज टू मोबाइल फोन, मोबाइल फ़ोन का जो यूज है ये तो सेफ है, कॉर्डलेस फ़ोन का यूज जो है वो सेफ है। हाँ, इवन इट इज़ नॉट वाइज टू कॉल अ पर्सन हु इज रिसीविंग योर फोन थ्रू अ वायर्ड फोन, किसी वायर्ड फोन के द्वारा आप किसी का फ़ोन मत उठाइए। बादरिंग शुड बी अवॉइड ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ रनिंग वाटर, और जब बारिश हो रही हो उसके दौरान आपको नहाना नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक कंप्यूटर, टीवी, एडीसी शुड बी अनप्लग्ड, उसे बाहर निकाल दीजिए। इलेक्ट्रिक लाइट कैन रिमेन ऑन, जो इलेक्ट्रिक लाइट है उसे ऑन रहने दीजिए। दे डू नॉट केस एनी हार्म, वे किसी प्रकार की हानि आपको नहीं पहुंचा सकती। लाइटनिंग कंडक्टर, ऐसे कंडक्टर जो लाइट को अपनी तरफ अपने अंदर से होकर गुजरने देते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर या डिवाइस एक प्रकार की ये डिवाइस है जो बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर लगाई जाती है ताकि उसके इफेक्ट से बचा जा सके। एक प्रकार का मेटेलिक रॉड रहता है जो बिल्डिंग से बड़ा रहता है, स्टील इन द वॉल्स, वाल के द्वारा स्टैंड रहता है, उसमें लगा हुआ रहता है। बिल्डिंग ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन, इसके निर्माण के दौरान इसमें लगाया जाता है। वन एंड द रॉड इज केप्ट आउट इन द एयर, एक इसका छोर जो है बाहर रख दिया जाता है। एंड द अदर ब्यूरिड डीप इन द ग्राउंड, और दूसरे को जमीन के अंदर दफन कर दिया जाता है। द रॉड प्रोवाइड इजी रूट टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड, इससे क्या होता है आसानी से इलेक्ट्रिक चार्ज जो रहता है जमीन तक पहुंच जाता है। द मेटल कॉलम यूज्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के दौरान ये जो मेटल कॉलम रहते हैं इलेक्ट्रिकल वायर के, वाटर पाइप्स इन द बिल्डिंग आल्सो प्रोटेक्ट अस टू एन एक्सटेंट बट डू नॉट टच देम ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, लेकिन उन्हें थंडरस्टॉर्म के दौरान छूना नहीं चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अर्थक्वेक है। यू जस्ट लर्न, आपने यहाँ सीखा होगा अबाउट थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म के बारे में, एंड लाइटनिंग, और लाइटनिंग के बारे में। दीज नेचुरल फिनोमिना कैन केज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ प्रॉपर्टी। फॉर्चुनेटली दीज फिनोमिना कैन बी प्रेडिक्ट टू सम एक्सटेंट, कुछ ही स्थानों पर ऐसा पाया जाता है जब ये भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। ये वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न, आपको वेदर डिपार्टमेंट जो होंगे थंडरस्टॉर्म के बारे में आपके एरिया में जब बन रहा होगा थंडरस्टॉर्म तभी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इफ अ थंडरस्टॉर्म अकर्स, यदि थंडरस्टॉर्म आता है, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, तो आप एक पॉसिबिलिटी रहती है ऑफ लाइटनिंग, बिजली चमकने की और साइक्लोन के आने की। सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर, हम बहुत बड़ा निर्णय ले सकते हैं अपने आप को डैमेज से बचाने के लिए ऐसी फिनोमिना के वक्त। देयर इज हाउएवर वन नेचुरल फिनोमिना विच वी आर नॉट एट एबल टू प्रेडिक्ट एक्यूरेटली, लेकिन एक ऐसी भी फिनोमिना होती है जिससे हम पूरी तरह से नहीं पता लगा सकते। ये है अर्थक्वेक। इट कैन केज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ प्रॉपर्टी ऑन ह्यूज स्केल, ये भी बहुत बड़ी मात्रा में ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को नष्ट कर सकती है। आ मेजर अर्थक्वेक अकर्ड इंडिया ऑन 8 अक्टूबर 2005, 8 अक्टूबर 2005 को सबसे बड़ा अर्थक्वेक आया था इंडिया में। इन यूरी, कहाँ पर, यूरी एक जगह है वहाँ, तंगदर टाउन ऑन नॉर्थ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर में एक जगह है यूरी एंड तंगदर, वहाँ पर 8 अक्टूबर 2005 को बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। बिफोर दैट मेजर अर्थक्वेक अकर्ड ऑन 26 जनवरी 2001 इन भुज डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, और इसके पहले एक अर्थक्वेक आया था 26 जनवरी 2001 को भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। व्हाट हैपन्स इन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आने पर क्या होता है, क्या दिक्कतें सामना करना पड़ता है। व्हाट कैन बी यूज टू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट, इसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। दिस इज सम ऑफ द क्वेश्चन विच वी शाल डिस्कस बिलो, जिनके बारे में हम नीचे डिस्कस करते हैं। व्हाट इज एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या होता है, जब हमारी धरती अचानक से हिलने लगती है और धरती में कंपन होने लगती है, ये बहुत कम समय के लिए आता है, उसी को अर्थक्वेक कहते हैं। ये किस कारण होता है, डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, अर्थ का जो क्रस्ट होता है हम सभी लोग जानते हैं, जो क्रस्ट होता है धरती का सबसे ऊपरी भाग को क्रस्ट कहते हैं, उसके नीचे जब कोई प्रक्रिया होती है, कोई चीज़ें होती हैं तभी अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक तब आता है पूरी धरती पर आता है, लेकिन उसकी जो मात्रा है बराबर नहीं रहती, सभी जगह उसे सभी लोग बराबर फील नहीं करते। दे आर नॉट इवन नोटिस, कभी कभी तो नोटिस भी नहीं किया जा सकता। जो बहुत मेजर अर्थक्वेक आते हैं उनकी फ्रिक्वेंट बहुत ज़्यादा रहती है। दे कैन केच इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग, वे यहाँ तक कि बिल्डिंग को, ब्रिज को, डैम को, लोगों को भी नष्ट कर देते हैं। देयर आर ग्रेट लाइफ एंड प्रॉपर्टी, वहाँ पर लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा नुकसान होता है। अर्थक्वेक के कारण बाढ़ भी आती है, लैंडस्लाइड भी आती है और सुनामी भी आती है। एक बहुत बड़ी सुनामी जो आई थी 26 दिसंबर 2004 में इंडियन ओशियन में आई थी। ऑल द कोस्टल एरिया, सभी जो कोस्टल एरिया समुद्री तटीय एरिया हैं, इस बड़े सुनामी में सभी लोग संग्रहित हुए थे। व्हाट केज एंड अर्थक्वेक, अर्थक्वेक किसके कारण आता है, इन एंशिएंट टाइम, पहले के समय में पीपल डिड नॉट नो द ट्रू केज ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का बहुत मुख्य कारण नहीं जानते थे। दियर आइडिया वेयर देयर पर एक्सप्रेस इन मिथिकल स्टोरी, कुछ मिथिकल स्टोरी के माध्यम से वे अपनी आइडिया को एक्सप्रेस करते थे और जो बूझों की दादी बूझों को बताती थी। जैसे कुछ बहुत अन्य अन्य भागों में अलग अलग मिथिकल स्टोरी बताई गई थी। नाउ वी नो, लेकिन आज के समय में हम जानते हैं कि इसका क्या कारण होता है। डिस्टर्बेंस डीप फ्लो इनसाइड अपर मोस्ट लेयर ऑफ द कार्ड क्रस्ट, जब अपर मोस्ट जो लेयर होती है अर्थ की, क्रस्ट जो होती है जिसे क्रस्ट खाते हैं, उसके नीचे जब कोई परिवर्तन होता है तो तब भूकंप आता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस, जो बाहरी सतह होती है एक ही भाग में नहीं होती, ये कई फ्रेगमेंट में टूटी हुई रहती है। ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड अ प्लेट, प्रत्येक फ्रेगमेंट को प्लेट कहते हैं। ये जो प्लेट रहते हैं जब उसमें कंटिन्यूअल मोशन रहता है, व्हेन दे आर ब्रश पुट वन एनोदर, जब ये एक दूसरे के घर्षण में आ जाते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तब क्या होता है,
आर या एक दूसरे से आके एक दूसरे के ऊपर चले जाते हैं, तब इस क्रस्ट पर कुछ डिस्टर्बेंस होता है। इसी डिस्टर्बेंस भूकंप का कारण बनता है। अल्था हम सभी लोग जानते हैं व्हाट केजेस एंड अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के क्या कारण हो सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है, इसे प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है कि नेक्स्ट अर्थक्वेक कब आएगा। ट्रिमर्स ऑन द अर्थ, जो अर्थ पर ट्रिमर्स आते हैं, कैन आल्सो केज व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट, तब भी आता है जब कोई वोल्केनो ज्वालामुखी जो है इरप्ट होता है। और मेटोर हिट्स द अर्थ, या कोई बहुत बड़ा मेटराइट्स धरती से टकराता है, या कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है कहाँ पर, धरती के अंदर। हाउएवर मोस्ट अर्थक्वेक आर केज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ प्लेट, लेकिन अर्थ प्लेट जो होता है अर्थ का, उसके मूवमेंट के कारण ही बहुत अधिक मात्रा में अर्थक्वेक आते हैं। सिंस अर्थक्वेक आर केज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट, द बाउंड्री ऑफ द प्लेट्स आर वीक जोन, जो बाउंड्री होती है इनकी बहुत कमजोर होती है। अर्थक्वेक आर मोस्ट लाइकली टू अकर, वहाँ पर ही अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं। उस वीक जोन को क्या नाम दिया गया है, सेस्मिक या फाल्ट जोन। इंडिया के अंदर द मोस्ट एरिया थ्रेटेंड, जैसे कश्मीर और सेंट्रल हिमालय में ज़्यादा फाल्ट जोन, उसका नाम दिया गया है नॉर्थ ईस्ट भी हो गया, लद्दाख कुछ हो गया, राजस्थान एंड इंडो गैंगनिक प्लेन, यहाँ फाल्ट जोन का नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ ज़्यादा भूकंप आते हैं। इसे डेंजर जोन भी कहा जाता है। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक एक्सप्रेस टर्म्स इन मैग्नीट्यूड, से इसका जो मैग्नीट्यूड होता है जिसमें इसे मापा जाता है, उसे रिचर स्केल कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक होता है। मैग्नीट्यूड हायर देन 7 ऑन द रिचर स्केल, ये रिचर स्केल पर इसका हायर जो मैग्नीट्यूड है वो 7 है। बहुत भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक हैड मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7.5, और जो भुज एंड कश्मीर में जो अर्थक्वेक आया था वो 7.5 मैग्नीट्यूड से भी ऊपर था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से क्या क्या प्रोटेक्शन हम रख सकते हैं। वी नो फ्रॉम द अर्लियर पेज, हम पहले के पेजों से ये जान चुके हैं दैट अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, इन्हें प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। हम ये भी देख चुके हैं कि इससे बहुत बड़ा डिस्ट्रक्टिव, बहुत बड़ी मात्रा में बहुत हानि होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इनके प्रिकॉशन को जानें हमारी ज़िंदगी में, ताकि ये आए तो हम इनसे बच सकें। जैसे अगर आप सेस्मिक जोन में रह रहे हैं, रेड अलर्ट एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, यू है स्पेशली प्रिपेयर्ड, इसलिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। फर्स्ट आप बिल्डिंग इन दीज जोन्स शुड बी डिजाइन दैट कैन विदाउट ट्रेमर्स, ऐसी बिल्डिंग से दूर रहना चाहिए जो इन ट्रेमर्स को, इन झटकों को झेल ना पाए। मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल, जो मॉडर्न बिल्डिंग होती है इसे संभव बना देती है। इट इज एडवाइजेबल, ये कहा जाता है कि ऐसे स्ट्रक्चर जो क्विक सेफ रहते हैं उसमें ही रहना चाहिए। कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट, क्वालिफाइड जो आर्किटेक्ट आते हैं या स्ट्रक्चरल इंजीनियर आते हैं उनसे इनका बनवाना चाहिए। इन हाईली सेस्मिक एरिया, ऐसे जो एरिया सेस्मिक एरिया रहती हैं जिन्हें मड या टिम्बर से बनाया जाता है वो बेटर रहती है। हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कीप रूफ्स एज लाइट एज पॉसिबल, अपने छत को जितना हो सके उतना हल्का बनाइए। इन केस ऑफ स्ट्रक्चर फाल, यदि स्ट्रक्चर जो फाल होता है ये हैवी डैमेज ना कर सके। इट इज बेटर, ये बहुत बेटर आता है। इफ द कपबोर्ड एंड शेल्फ्स आर फिक्स्ड टू द वॉल्स, ये बहुत सही रहता है। जो अलमारियाँ होती हैं दीवार से लगी हुई, दीवार से जुड़ी हुई होनी चाहिए ताकि वो आसानी से ना गिरे। वी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक, आप उनसे ध्यानपूर्वक रहिए जहाँ पर जैसे घड़ियाँ लगी हैं, फोटो फ्रेम लगे हैं या वाटर हीटर लगा है, ताकि अगर वो गिरें अर्थक्वेक के द्वारा, ताकि वो आपके ऊपर ना गिरे, किसी पीपल के ऊपर ना गिरे। सिंस बिल्डिंग में कैच फायर ड्यू द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के द्वारा कई बिल्डिंग में आग भी लग जाती है, इसीलिए ये बताया जाता है कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इज वर्किंग ऑर्डर, और जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो उस बिल्डिंग में रखे हों वो सही से काम करते हो। द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की डेवलप्ड नो हाउ टू मेक क्वेक रेजिस्टेंस हाउस, ये जो रुड़की में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो बताता है किस प्रकार से हम क्वेक रेजिडेंट हाउस बना सकते हैं। इन द इवेंट एन अर्थक्वेक डज स्ट्राइक, इसका जो अर्थक्वेक रहता है किस प्रकार से स्ट्राइक करता है। टेक द फॉलोइंग स्टेप टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, जो नीचे स्टेप्स दिए गए हैं उन्हें आप फॉलो करिए ताकि आप उनसे बच सकें। इफ यू आर एट होम, यदि आप घर में हैं, टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल सेकिंग स्टॉप, सेकिंग स्टॉप से दूर रहिए और किसी टेबल के नीचे शरण लीजिए। स्टे अवे फ्रॉम टॉल हैवी ऑब्जेक्ट, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट से दूर ही बना के रखिए। इफ यू आर इन बेड, यदि आप बेड पर हैं, डू नॉट गेट अप, तो नीचे मत उतरिए। प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो, अपने सर को पिलो से ढक लीजिए। इफ यू आउटडोर, यदि आप बाहर की तरफ है, फाइंड अ क्लियर स्पॉट, एक खाली स्थान दौड़िए। अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग से, पेड़ों से दूर हो और पावर लाइंस आपके आसपास नहीं होनी चाहिए। ड्रॉप द ग्राउंड, जमीन पर गिर जाइए। इफ यू आर इन कार, यदि आप कार या बस में हैं तो बाहर ना निकलिए। आस्क ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट, और अपने ड्राइवर से कहिए या अगर आप ही ड्राइव कर रहे हैं उसे धीरे धीरे किसी साफ स्थान पर ले जाइए। डू नॉट कम आउट टिल ट्रेमर्स स्टॉप, जब तक ये स्टॉप ना हो जाए तब तक बाहर ना निकलिए। इन्हीं टॉपिकों के साथ ये चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।